गुड मॉर्निंग गाइस। आज आप सीखेंगे कक्षा छठवीं विषय गणित चैप्टर नंबर 1 एंड 2। पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की हैं, ये कुछ आपको बेसिक में आज बताऊंगा। इसके साथ साथ बताऊंगा कि आपको चैप्टर 1 में आपको किस तरह के प्रश्न को समझना है, क्या नियम आपको पता होना चाहिए, किस टाइप से प्रश्न आएंगे। फिर आएंगे चैप्टर 2 में, वहां पर आपको जितना भी नियम है पूर्ण संख्याओं का, जोड़ना घटाना गुणा भाग का, सबको बेसिक से सिखाऊंगा। तो दोनों चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं, उनके बेसिक नियम को समझना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो बिना किसी तरीके में वीडियो को स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आप छठवीं कक्षा के छात्र हैं तो आपको ये दो नियम पता होने चाहिए, जो मैंने एक लेफ्ट में लिखा है, एक राइट में लिखा है। मतलब मेरा लेफ्ट मतलब आपका राइट। अब देखो, मैंने लिखा है सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। एक होता है भिन्न। ठीक है, अब देखो, जब भी हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं की तो ये है नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या की शुरुआत एक से हो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। जैसे जब आप गिनती लिखते हैं तो आप एक से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके 100 तक लिख देते हैं। ठीक है, यही संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि शुरुआत होती है एक से। लेकिन जब आप शुरुआत कर दे शून्य से, तब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे पूर्ण संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो ये नियम आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। मैंने लिख दिया है कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत एक से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, और पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? देखिए, स्केल में देखते हैं, या कुछ आप ऐसी संख्याएं बनाएंगे जहां बीच में शून्य रखेंगे और उससे पहले -1 -2 -3, मतलब 0 से बाईं ओर जाएंगे तो आपको माइनस में अंक मिलेगा, 0 से दाईं ओर जाएंगे तो आपको प्लस में अंक मिलेगा। तो जब 0 के साथ साथ माइनस भी दिया हो, फिर प्लस की संख्याएं दिया हो, तो ऐसी संख्याएं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक या पूर्णांश। अगला है परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में होते हैं या जिसे भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने अगर एग्जांपल के लिए आपको ऐसा अंक दे दिया भिन्न के रूप में, तो ये भिन्न नहीं है, आपको पहचानना है। भिन्न का मतलब संख्याएं बटे में होनी चाहिए, परंतु कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो कट करके एक संख्या के रूप में आ जाती है। तो 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा? 1। तो क्या यह भिन्न है? नहीं है। अगर मैं इसी को इस तरह से दे दूं तो इसको आप कहेंगे कि यह भिन्न है या ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जिनको आप बटे में लिख सकते हैं, जो बटे में ही रहेंगे, इनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं या भिन्न रूप में हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? देखिए, नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं के एग्जाम्पल मैंने लिखा है कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 7, और पाई का मान जो होता है 22/7। ठीक है, वैसे एक्चुअल में अगर मैं 22/7 दूं तो आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर मैं इसी के जगह पाई दे दूं तो इसको आप बताएंगे यह अपरिमेय संख्या है। इसी तरह कर्णी 2, 3, 7, क्योंकि इनकी संख्याएं नहीं कटती, मतलब इनकी कर्णी नहीं कटती, ऐसी संख्याओं को आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो कुछ बेसिक चीज आपको पता चली, इसको याद रखना है और इनको नोट कर लेना है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको क्या क्या मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो जिससे शुरुआत होती है वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो मैंने बताया था, जिस संख्या की शुरुआत 1 से हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम इस तरह से संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। अतः आप कहेंगे सबसे प्राथमिक प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी 1 है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत किससे होती है? तो 1 से होती है। तो 3 तरह के प्रश्न और आंसर है 1। ठीक, अगला आपका प्रश्न हो सकता है छोटी और बड़ी को पहचानना, बराबर का चिन्ह लगाना। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा 12 और 21, मैंने पूछा बताइए दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? तो देखिए, जो बड़ा होगा दोनों में उसके तरफ आपको इस तरह का चिन्ह लगाना है। अगर ये बड़ा हुआ तो इसका चिन्ह इधर रहेगा, अगर ये बड़ा हुआ तो इसका चिन्ह इधर रहेगा। ठीक है, अब दोनों नहीं लगाना है, बस एक लगाना है। स्पष्ट आपको दिख रहा है 12 और 21, बताइए दोनों में बड़ा कौन? 21 ही बड़ा है, क्योंकि 12 से कई ज्यादा है 21। ठीक है, अगर मैंने लिखा 121 और एक तरफ मैंने लिखा 120, तो आपको पता है 120 के बाद 121 आता है, मतलब बड़ा फिर क्या है? ये है। समझ में आया? अगर मैंने दिया 40 और मैंने दिया 4, तो 40 बड़ा है कि 4? 40 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं आपको दे दूं इस तरह से संख्या 707 707, तो दोनों बराबर है ना? हाँ भाई बराबर है, तो आप यहां पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन छोटा कौन बड़ा, क्या दोनों बराबर हैं। तो संख्याएं बराबर होगी तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, संख्याएं छोटी बड़ी होगी तो बड़े के सामने बड़ा का मुंह लगा देना है, और इस तरह से आपको चिन्ह को सही तरीके से लिखना है। ठीक है, ये आपको संख्या एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरा क्या है?
तो दूसरा है आपका चौथे नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा है 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच की संख्याएं में कितनी बार 9 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब आप 1 से गिनते लिखते हैं तो आप एक बार 9 बोलते हैं। ठीक है, 9 का प्रयोग वहाँ हुआ, फिर आप 19 लिखते हैं, फिर आप 29 लिखते हैं, फिर आप 39, फिर 49, फिर 59, फिर 69 लिखते हैं, फिर 79, फिर 89, फिर आता है 90। अब 90 से लेकर के 99 तक चलते रहता है ये। ठीक है, तो सबको अगर आप काउंट करते हैं तो कुल मिला करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। अब 91 से 99 तक का उनको गिन लीजिए, हो जाएंगे। तो टोटल 20 अंक होते हैं 1 से 100 के बीच में, मतलब 9 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नॉर्मल से नियम दिए हुए हैं, तो आपके बुक में जो पीले कलर में दिया जाता है लाइन से पॉइंट 1 2 3 करके, इनको आपको पढ़ना है। कुछ नियम होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम निकालते हैं हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है तो जान लेना है। पूर्ण संख्या मुझसे कहते हैं जहां पर आप शुरुआत में शून्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शून्य लिखते हैं। इस तरह से लाइन से संख्या लिखी जाती है, पर शुरुआत में जब आप शून्य लिखते हैं तो इन संख्याओं को आप क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहां पर आपको किस तरह से संख्या दिया जा सकता है, आपको नॉर्मल ऐसे प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न संख्याओं को सरल करें और संख्या रेखा पर दर्शाएं। क्या बोला जाएगा, संख्या रेखा पर दर्शाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 1 + 3, इसको सरल कीजिए और संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो एक में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा भाई, 4 होगा। आपको एक स्केल जैसा लाइन खींचना है, 0 लिख लेना है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5 करना है, यहाँ पर 2 लिख लेना है। इसी तरह से आप यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 5, लेकिन ऐसी संख्याएं लिखनी है। ठीक है, इतना कर लेंगे। ठीक, अब मैंने बोला इनको जब सरल करेंगे तो क्या आया, तो 1 में 3 जोड़ने से क्या आया, 4 आया। तो 4 कैसे आएगा, तो 1 में 3 जोड़ा तो 4 हुआ था। इसका मतलब 0 से पहले आप 1 में आएंगे और 1 से सीधा 4 में जाएंगे, और आप यहाँ बता सकते हैं 1 में 3 जोड़ा तो फिर कितना आया था, 4 हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं प्लस का चिन्ह लगा करके, और ये आपका आंसर रहेगा। तो संख्याएं चाहे जोड़ी जाए चाहे संख्याएं घटाई जाए, आपको जो आपका आंसर आता है वहीं पर लास्ट बिंदु को लेकर के जाना है और बताना है। ऊपर में आपको चिन्ह दर्शा देना है कि +2 के साथ -2 हुआ या +2 के साथ +3 हुआ, और फिर जो आपका आंसर आया। तो संख्या रेखा पर दर्शाना ये आपका पहला टाइप का प्रश्न होगा। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इसके बाद आपको गुणा में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं। किसमें दिया गया है, गुणा में भी। ठीक है, तो गुणा वाले प्रश्न को भी आप दर्शा सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है। घटाने वाली संख्या भी दी जाती है, उनको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानना है कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसी भी संख्या का वह मान होता है जो आप इकाई, सैकड़ा, दहाई करके गिनते हैं। तो जब आप सैकड़ा बोलते हैं तो उसमें 100 होना चाहिए, जब आप 1000 बोलते हैं तो उसमें 1000 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने अब हम सीखेंगे स्थानीय मान। क्या सीखेंगे, स्थानीय मान बताओ। तो देखो स्थानीय मान क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक संख्या लिखा 1480, जहां मैं पूछ रहा हूं 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो, 4 का स्थानीय मान। तो देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हमने 4 को सैकड़ा कहा, तो जिसको सैकड़ा कहेंगे उसमें 100 का गुणा करेंगे, और 100 का गुणा करने के बाद 400 हो जाएगा। अतः 4 का स्थानीय मान 400 है। 4 का स्थानीय मान 400 है। ठीक है, अगर संख्या में और बढ़ा दूं, ठीक है, देखिए मैंने पूछा 7 का स्थानीय मान बताओ। किसका, 7 का। गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो हमने 7 के साथ 1000 शब्द का उपयोग किया और 1000 रुपये आपको लिखना है। गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 3 0 का 3 0, अतः 7 का स्थानीय मान क्या है, 7000 है। अगर मैं पूछूं 5 का बताओ, तो 5 का सिर्फ 50, क्योंकि इकाई दहाई बोलेंगे, दहाई बोलेंगे मतलब 10, तो आपको 5 में 10 का गुणा करना है तो 50 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं 4 का स्थानीय मान बताओ, तो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, तो हमने 4 के साथ 10000 बोला, तो उसमें 10000 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 0 को उतार लीजिए, अतः आप कहेंगे 4 का स्थानीय मान 40000 है। तो स्थानीय मान आपको बताना आ जाएगा। आई होप आप गलती नहीं करेंगे, आप स्थानीय मान बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान बता लेना है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको पता होनी चाहिए क्रमागत संख्याएं कैसे लिखी जाती है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए पूर्ववर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं लिखना। ठीक है, तो आपको अब मैं बताऊंगा, उनको बड़े ही ध्यान से देखना है। ठीक, मैं कहता हूं कि क्रमागत संख्याएं बताइए।
लेकिन मैं कोई संख्या देता हूं। सबसे पहले मैंने कहा 47 की क्रमागत 3 संख्या बताओ। क्रमागत मतलब होता है लाइन से, मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या की दूरी जितनी है तीसरी संख्या की भी दूरी उतनी रहनी चाहिए। जैसे अगर मैंने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8, क्या ये क्रमागत है? हाँ है, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में 2 का गैप है, दूसरे से तीसरे में भी 2 का गैप है, तीसरा से चौथे में भी 2 का गैप है, ये क्रमागत है। अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4, क्या ये क्रमागत है? हाँ है, क्योंकि यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप, यहाँ भी 1 का गैप है। ठीक है, 3 में कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाए? 1 ही जोड़ेंगे। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए? 2 जोड़ेंगे। इसका मतलब संख्याएं आपको बराबर दिखा, जो गैप है, तब आप इसको क्रमागत कहेंगे। तो 47 के बाद क्या आएगा? 48 आएगा। 48 के बाद 49 आएगा, 49 के बाद 50 आएगा। अतः 47 की क्रमागत 3 संख्याएं क्या होगी? 48, 49, 50 होगा। ऐसी कोई भी संख्या दी जाए आपको एग्जाम में, मान लीजिए आपको 19 दिया है, तो 19 के आगे की 3 क्रमागत संख्या क्या होगी? 20, 21, 22। 5 पूछे तो फिर 2 संख्या और आगे बढ़ जाना है। तो जितनी भी क्रमागत संख्याएं पूछे जाए किसी भी संख्या को देख करके, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ओके। अब आपको जान लेना है परवर्ती पूर्ववर्ती। ठीक है, परवर्ती और पूर्ववर्ती के एग्जाम्पल देखिए, बताता हूं। पूर्ववर्ती इसका मतलब होता है पहले की संख्या, परवर्ती मतलब होता है बाद की संख्या। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब मैंने कहा पूर्ववर्ती, क्या कहा मैंने? पूर्ववर्ती, इसका मतलब होता है पहले की संख्या। ठीक है, जैसे मैंने पूछा 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 100 से जस्ट एक पहले क्या होता है? तो 99 होता है। अगर मैंने पूछा 79 का पूर्ववर्ती बताइए, तो आप बोलेंगे 78। मैंने पूछा 101 का, तो फिर आपको बोलना है 100। तो पूर्ववर्ती संख्या जिसका भी पूछे बस एक अंक पहले वाले अंक को लिख दीजिए। मतलब 99 होगा तो आपको 98 लिखना है, 101 होगा तो 100 लिखना है, 1000 होगा तो 999 लिखना है। ये संख्याएं कहलाती है पूर्ववर्ती, मतलब एक पहले। ठीक है, अगर मैं परवर्ती बोल दूं, क्या बोल दूं? परवर्ती, इसका मतलब है बाद की संख्या। मतलब मैंने 99 कहा तो आपको फिर अगली संख्या 100 बताना है। अगर मैंने 101 कहा तो मतलब 1001 कहा तो आपको 1002 बताना है। अगर मैंने 999 कहा तो फिर अगली संख्या आपको 1000 बताना है। तो बस एक संख्या आगे का आपको जो लिखना है उसे आप परवर्ती कहेंगे, एक संख्या पहले लिखना है उसको पूर्ववर्ती कहेंगे। ये आपको चीजें पता चली, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बताता हूँ कि आपको और क्या पता होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नियम क्या है? बहुत ही सिंपल सा नियम है। 1 और 0 ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या वाले चैप्टर में है तो आपको समझना है दोनों पूर्ण संख्या है। अब किसी भी संख्या में अगर शून्य का गुणा हो जाए, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य का गुणा हो तो आंसर क्या आता है? शून्य ही आता है। क्या आएगा? शून्य ही आएगा। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर 1 का गुणा करें तो वही मान आता है जो पहले से दिया हुआ हो। इसका मतलब किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करें तो मान 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, ओके। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो इनको हम अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप 1 का भाग करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संख्याएं दी गई है वही संख्याएं एज इट इज रहती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए कुछ नियम मैंने लिखा है, इनको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, प्रश्न पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको बताना है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर पूछा गया है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, खाली स्थान दिया गया है, तो आपको ध्यान देना है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, मैंने लास्ट में 100 लिखा है, तो सबसे छोटी तो आप बताएंगे 1 है, लेकिन सबसे बड़ी आप नहीं बता सकते, क्योंकि जिस भी संख्या को आपने कहा उसमें हम 1 जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उस संख्या में भी 1 जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ये खत्म होगा ही नहीं। अतः आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें जोड़ करके अगली संख्या फिर से निकाली जा सकती है। ठीक है, ओके। तीसरा नियम है प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर अगली खाली स्थान संख्या प्राप्त होगी, तो प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, अगर आप 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2, 1 और 1 जोड़कर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगला, खाली स्थान एक पूर्ण संख्या है। खाली स्थान एक पूर्ण संख्या है तो वहां पर आप अंक नहीं लिखेंगे, आपको वहां पर 0 ही लिखना है, क्योंकि देखिए 1 से शुरुआत होती है प्राकृतिक संख्या का, तो आप 1 और 2 को प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, तो आपको बताना है 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या बताना है? 0 एक पूर्ण संख्या है। ओके, अगला, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने पर या जोड़ने से खाली स्थान संख्या प्राप्त होती है, तो दो पूर्ण संख्याओं को अगर आपस में गुणा करेंगे चाहे जोड़ेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या ही रहेगी। क्या रहेगी? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आते हैं खाली स्थान बन के ऑब्जेक्टिव की तरह। अगला, क्रम विनिमय नियम
घटाने व भाग में खाली स्थान नहीं होते तो लागू नहीं होते। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है? देखिए क्रम विनिमय का मतलब आप समझ लीजिए सबसे पहले क्रम विनिमय क्या होता है, ताकि आप बेसिक से चीज़ों को समझे, रटे ना। क्रम विनिमय का मतलब हुआ जिन दो संख्याओं को आप जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा 4 × 2, आप बताएंगे 4 दूनी 8 होता है। क्रम विनिमय का मतलब ये हुआ अगर 2 को मैं पहले लिख दूं, 4 को उसके बाद लिखूं, तो अब आपको पहाड़ा पढ़ना है 2 चौक 8, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तब भी तो 8 आएगा। तो मान बदला क्या? नहीं बदला। उसी तरह से अगर आप 2 में 4 जोड़ें तो 6 प्राप्त होगा, 4 में 2 जोड़ें तब भी 6 प्राप्त होगा। तो संख्याओं को आगे पीछे करने पर भी मान वही प्राप्त होता है, फिर वो चाहे जोड़ना हो चाहे गुणा हो। तो यहाँ पर क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है। परंतु अगर मैं भाग करूं, क्या करूं? भाग करूं, अगर मैं भाग करूं या अगर मैं घटा दूं, ठीक है, संख्याएं कुछ अलग ले लेते हैं, ये ठीक है। देखिए अगर मैं 2 से भाग करता हूं और 2 से मैं उसको घटाता हूं, तो भाग करने पर 12 प्राप्त होगा और घटाने पर हमें 22 प्राप्त होगा। तो क्रम विनिमय नियम घटाने और भाग में लागू नहीं होते, क्योंकि देखिए अगर आप अभी मैंने 24 को 2 से भाग दिया, अगर मैं 2 को 24 से भाग दूं तो क्या यही मान प्राप्त होगा? नहीं होगा। अगर मैंने 24 में 2 घटाए तो 22 मिला, अगर मैं 2 में 24 घटाऊं तो क्या 22 ही मिलेगा? नहीं, आपको 22 मिलेगा पर वो -22 रहेगा। लेकिन यहां पर आप 2 में गुणा करें 4 का चाहे 4 में गुणा करें 2 का, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, आप 2 में 4 जोड़िए चाहे 4 में 2 जोड़िए, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो जहां पर दोनों तरह के नियम से आंसर वही आए, वहां पर आप बोलेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, लेकिन इनमें नहीं हो पाता, इसलिए बोलेंगे घटाने और भाग में कभी भी क्रम विनिमय नियम का नियम लागू नहीं होता या पालन नहीं किया जाता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है लागू नहीं होता। अगला, खाली स्थान को योज्य तत्सम अव्यय कहते हैं और खाली स्थान को गुणन तत्सम अव्यय कहते हैं। ये आपको कहां मिलेगा? देखिए ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आपको इस चैप्टर 2 के लास्ट पन्ने में मिलेगा, जो कि इस तरह से येलो में दिया रहता है। 95% बच्चे इसको नहीं पढ़ते, पर आपको इसी को पढ़ना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसी से बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए खाली स्थान को योज्य तत्सम अव्यय कहते हैं तो वो शून्य को कहते हैं, और खाली स्थान को गुणन तत्सम अव्यय कहते हैं वो 1 को कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने व घटाने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सत्य है कथन। अब आपको कथन में दिया जा सकता है कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए अगर मैं 4 में 0 को जोड़ूं तो संख्याएं वही रहेगा, तो मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं 4 में 0 को घटा दूं तब भी मान वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी भी संख्या में 0 को आप जोड़ें चाहे घटाएं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार किसी संख्या में 1 का गुणा करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। आप 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 ही होगा, 4 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला नियम, अगर किसी पूर्ण संख्या में खाली स्थान का गुणा करें तो मान 0 प्राप्त होता है। तो संख्याएं कोई सी भी हो, 8 हो, 6 हो, 7 हो, 14 हो, कुछ भी हो, अगर 0 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो आपको इसका आंसर देना है कि अगर किसी पूर्ण संख्या में 0 का गुणा करें तो मान 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब आपको आंसर में क्या लिखना है? 0 लिखना है। लास्ट देखिए, किसी पूर्ण संख्या में 0 का भाग देने पर उसे अपरिभाषित कहते हैं। मैंने बताया था कोई भी संख्या लिखिए आप 1 से 100 तक, सभी संख्या के बटे में 1 होता है। क्या होता है? 1। अगर किसी के बटे में अगर आप 0 लिखें या 0 से भाग दें, मतलब इसको आप अपरिभाषित कहेंगे। क्या कहेंगे? अपरिभाषित। जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, मैंने नियम लिख दिया। ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए अगर आप चैप्टर 2 को समझते हैं या बनाते हैं तो। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद बस आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिया है जो इस नियम पर आधारित है। कैसे आधारित है? देखिए मैंने कहा मैं 4 में 2 का गुणा करूं तब भी 8 प्राप्त होगा, मैं अगर 2 में 4 का गुणा करूं तब भी प्राप्त होगा। तो ऐसी कुछ प्रश्नावली 2 में ऐसी ऐसी संख्याएं दी है। देखिए सबसे पहले प्रश्न बोला गया है कि बिना गुणा या योग किए हल कीजिए, बिना योग और गुणा किए हल कीजिए। तो देखिए पहले से उनको हल कर दिया गया है। अब दिया किस तरह से है बुक में, देखिए मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि वहां पर आपको करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है, क्योंकि वो पहले से सॉल्व है। देखिए मैंने लिखा 4 × 5 = 25। ठीक है, अब मैंने बोला 5 × 4, सॉरी यार 20 लिखना है। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, अब मैंने बोला 5 × 4 = क्वेश्चन मार्क। तो क्या आपको यहाँ मतलब कुछ करना है? नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है कि 4 × 5 = 20 होता है, मतलब 5 चौक भी 20 होगा। तो बिना गुणा किए बताना है ना। तो सिंपल सी बात है, संख्याएं अगर सेम हो, बस उनका क्रम बदला गया, क्रम विनिमय किया गया, मान में फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी 20 को आप यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या आपने गुणा किया? नहीं किया। इसी तरह मैंने बोला 7 × 3 = 21, मैंने बोला 3 × 7 = क्वेश्चन मार्क।
यहां भी आप क्या बताएंगे, यहां भी बताएंगे कि जो मान यहां है वही मान होगा, क्योंकि संख्याएं सेम है। तो बता सकते हैं ना, बिना गुणा किए ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। ठीक, तो ये आपको बनाना है, ये आपका एक प्रश्न है। अगला, निम्न सवालों को ऐसे क्रम में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए जिससे योग की संक्रियाएं आसान हो जाए। देखिए, जहां पर आपको ऐसे योगफल ज्ञात करना है जिसमें अलग अलग कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो आपको जमाना है उसको। संक्रियाएं का मतलब हो गया आपको इस तरह से जमाना है कि देखने में सुविधा हो, साथ ही साथ जोड़ने में भी सुविधा हो। देखिए, जैसे मैंने कुछ संख्या लिखा, ये मैंने कुछ संख्या लिखा, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा दिक्कत में है भी। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, किसी बच्चे को देंगे तो काफी तकलीफ है। हम इसको सरल कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि सबसे बड़ी वाले को हम पहले लिख सकते हैं, तो 2 2 4 4 को लिख लिए। उसके बाद उससे जस्ट छोटे वाले अंक ये हैं, बहुत छोटा ये है पर उसके जस्ट छोटा ये है, तो हम लिखेंगे 7 8 5। फिर उसके बाद क्या है, 6 और 6। इस तरह से आपको जमाना है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाना है और आपको योगफल ज्ञात करना है। तो जोड़ने का काम आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको जमाना सीखना है। तो संख्याएं जितनी भी दी गई हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर +7 दे दूं, तो फिर आपको लास्ट में उसको रखना है इस तरह से। इससे होता क्या है, लाइन से एक संख्या जमी है, आपको इनको जोड़ना है। यहाँ जो भी अंक आएगा एक अंक लिख करके एक अंक हासिल देना है। फिर ये संख्याएं लाइन से जुड़ती हैं, फिर ये संख्याएं जुड़ती हैं, फिर ये संख्या जुड़ती है। तो ये लाइन से जुड़ता है, ये होता है संक्रिया या क्रम में जमा हुआ होता है। तो इस तरह से आपको जमा करके बताना है और योगफल निकाल लेना है, ठीक है। ठीक, अगला क्या है, अगला कुछ खास नहीं है, ये मेन प्रश्न थे जो आपको समझना था, बनाना था। अब कुछ इबारती प्रश्न दिए हुए हैं आपके एग्जाम में, पर इस चैप्टर से ज़्यादातर इबारती प्रश्न नहीं आएंगे। इस चैप्टर में आपसे ये पूछा जाएगा नियम, और ये जो मैंने बताया था यहाँ बोर्ड में जो भी मैंने समझाया उनको आपको ध्यान में रखना है। और क्रम विनिमय से ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे। अभ्यास के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबको आपको बना करके देखना है, किसके, अभ्यास के। अब आपको भागफल शेषफल निकालना तो आता होगा, एक वो भी समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा 5 को भाग दीजिए 2 से, आप कहेंगे 2 दूनी 4। अब जो 1 बचा 5 में 4 घटाने के बाद, इसको हम शेषफल कहेंगे, इसको हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। इसको हम भाजक कहते हैं और इसको हम भाज्य कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका एक सिंपल सा नियम होता है। इस नियम के तहत आपको बुक सिखाना क्या चाहता है, इस नियम के तहत बुक आपको यह सिखाना चाहता है कि अगर आपने किसी संख्या का भाग किया तो आप कैसे कहेंगे कि आपका जो भागफल आया वो सही है। इसलिए नियम है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब ये है, जो भी आपका भाजक था, जो भी आपका भागफल आया, दोनों को गुणा कीजिए, तो भाजक और भागफल है 2, शेषफल बचा 1, फिर 1 को जोड़ दीजिए तो आपका भाज्य आएगा। और भाज्य क्या है, अंदर की संख्या है, ये आना चाहिए। तो चलिए हम गुणा करके देखते हैं। हमारा भाजक 2 है, भागफल भी 2 है, तो 2 दूनी 4 होगा। 4 में 1 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब भाज्य 5 है, मतलब ये 5 ही होना चाहिए। तो देखिए इनको सॉल्व करके 5 आया, अतः आप कहेंगे कि आपका भागफल सही है। तो भागफल गलत कब होता है, तो देखिए भागफल तब गलत होता है जब आप भाग इस तरह से करते हैं, जब आप एक एक संख्या नहीं काटते, 2 संख्या एक साथ काट देते हैं। जैसे अगर मैंने आपको ये दिया कि 6 से काटिए, तो ज्यादातर बच्चे कैसे काटते हैं, 6 एकम 6, 6 6 36, ये काट दिए। अब लगता है हाँ बन गया, तो बहुत सरल था, लेकिन आपका आंसर गलत है। अब कैसे जानेंगे, तब आपको भाज्य भाजक का नियम अप्लाई करना है। तो भाज्य बराबर भाजा गुणित भागफल प्लस शेषफल। मैंने देख के बता दिया गलत है, अब आपको चेक करना है। तो भाग में आप जितने भी प्रश्न बनाए आपको जांचना है। तो आपका भाजक है 6, आपका भागफल है 16, शेषफल कुछ नहीं बचा तो आप शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको 16 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 16 का पहाड़ा याद कीजिए। आप 6वीं में आ चुके हैं तो आपको कम से कम 20 तक पहाड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 16 85, 16 छक्के 96 होता है। इस तरह से आप करेंगे, या आप इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं कि 16 कैसे आता है, 10 में 6 जोड़ने से आता है 16। गुणा किसका करना है, 6 का, तो 6 6 36 और 6 हम 60, 36 और 60 को जोड़ेंगे कितना होगा, 96 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब 96 में शून्य को जोड़ेंगे तो 96 तो 96 रहेगा, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब आपने इन तीनों को सॉल्व किया तो क्या आया, सिर्फ 96 आया। और आना क्या चाहिए, जो अंदर में है वो आना चाहिए, भाज्य आना चाहिए। तो क्या 636 आया, नहीं आया। इसका मतलब आपका जो भागफल निकला है वो गलत है, पता चला। तो इस तरह से आपको जांचना है कि आपका भागफल सही है कि नहीं। अब सही कैसे होगा, हमने तो ठीक बनाया, 6 कम 6 लिखा, 6 36 लिखा। तो देखिए शुरू में अगर संख्या छोटी है तो 2 संख्या आप एक साथ काट सकते हैं, परंतु इसको काटने के बाद अगर आप आगे बढ़ गए तो आगे की 2 संख्या एक साथ नहीं कटती। अगर आप काटते हैं, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका भागफल सच में गलत है। सही कैसे होगा, तो देखिए सही ऐसे होगा कि सबसे पहले आपको 636 लिख लेना है, पहले 6 को काटना है तो 6 कम 6 कटा। अब एक एक संख्या काटना है, तो 6 के बाद अगली एक संख्या 3 है। अब 6 का पहाड़ ऐसे पढ़िए 3 से ज्यादा ना हो, दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, सिर्फ एक को। और इस 6 का पहाड़ ऐसे पढ़ो इससे ज्यादा ना हो। अब बोलोगे 6 कम तो 6 होता है, इससे तो ज्यादा हो रहा है।
तो आपने एक बार पढ़ा ना, एक से भी कम एक संख्या होती है, क्या है वो? शून्य है, पूर्ण संख्या। तो आपको गुणा करना है शून्य का, क्योंकि लाना है इससे कम। तो 6 शून्यम शून्य, 3 से कम आया कि नहीं? हाँ आ गया सर। तो आप घटा दो, तो 3 में शून्य जाएगा, 3 बचेगा। 6 को अब लिखेंगे ना बगल में, अब हुआ 36। अब पहाड़ा पढ़िए, 6 6 36। लो भाई 36 से 36 कट गया। अब क्या ये मेरा सही है? मुझे भी नहीं पता, चलिए मैं भी जांच लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं जांचूंगा। देखिए मेरा भाजक है 6, मेरा भागफल है 106, शेषफल नहीं बचा। अब मैं गुणा करता हूं, तो 6 6 36 की 6 हासिल आई 3, 6 शून्यम शून्य मतलब 3 का 3 और 6 कम 6, 636 अंदर में है, मेरा भी 636 आ गया, मतलब मेरा आंसर सही है। तो अब समझ में आया, ये होता है भागफल ज्ञात करना और भाग को जांचना कि आपने जो बनाया वो सही है कि नहीं। तो आप जिस भी बच्चे को अगर भाग सिखाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसको ये जरूर सिखाना है कि अपने उत्तर की जांच आप कैसे करेंगे। समझ में आया? ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए थे, जो मैंने बताया। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर बेसिक चीजें क्या होती हैं जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने बताया। इन प्रश्नों को अभ्यास कीजिए, घर में बना करके जरूर देखिए, उदाहरण जितना हो सके आपको बनाना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।